सभी को मेरे जय जिनेन्द्र। आज जैन टॉक्स का 163rd टॉक सेशन है। मैं नील आप सभी का आज की इस टॉक सेशन के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉक सेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर होने जा रहा है, पर्यावरण सुरक्षा में पक्षियों का योगदान। जैसा कि हम जानते हैं, द नेचुरल सिस्टम इज इनकम्प्लीट विदाउट बर्ड्स and they are essential to the ecosystem. Birds are inherently beautiful creatures, but once you delve deeper into their habits and curious nature, you will find that they are the environment's best helpers. पर इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि पक्षी वर्तमान में किन किन खतरों का सामना कर रहे हैं और उनकी मदद के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी टॉपिक पर हमें जानकारी देने आज हमारे साथ जयपुर से डॉक्टर कमल लोचन जुड़े हैं। मैं जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज के इस टॉक सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मैं संक्षिप्त में आपको आज के हमारे वक्ता का परिचय देना चाहूंगा। Dr. Kamal Lochan has a degree in Masters in Arts and Bachelor of Laws and has completed his doctorate in naturopathy. He is the founder of charity Birds Hospital. Birds Hospital in Malaviya Nagar, Jaipur, has a wide range of products or services to cater to the varied requirements of the customers. Just like humans, animals can contract many diseases. Veterinary hospitals in Jaipur exist in providing relief to animals who are battling for life. Various treatments for medical conditions such as cold, indigestion, surgery, vaccination, etc. are provided at a veterinary hospital. They also provide treatment for mental disorders seen in animals. Dr. Kamal is the General Secretary of Rajasthan Jan Manch Trust and is the Chief Editor of Jeev Daya magazine Revolution Report. Since 25 years, he has been working for the welfare of animals, Jeev Daya, non-violence and vegetarianism. मैं एक बार फिर उनका हार्दिक स्वागत करता हूं जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर और उनसे विनती करता हूं कि आज की इस टॉक सेशन का प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र कमल जी। जय जिनेन्द्र साहब, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एक इतना लंबा सफर 163rd सेमिनार आज आप लोग कर रहे हैं। मैं पूरी आपकी जैन फाउंडेशन, टेक्निकल टीम, आपके सारे साथियों और आपका आज तक जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब तक सोसाइटी में बातचीत नहीं चलेगी, वार्तालाप नहीं चलेगी, कॉन्फ्रेंस नहीं होंगे, सभा नहीं होंगे, गेट टुगेदर नहीं होंगे, तब तक हम लोग इशू को आपस में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। और जब ये सेमिनार्स होते हैं, सभा होते हैं, तभी कुछ रिजल्ट निकल के आता है और फिर हम जैसे और आप जैसे लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। कभी कभी चर्चा आती है कि भाई कॉन्फ्रेंस से क्या होगा, लिटरेचर पब्लिश करने से क्या होगा, तो केवल डायरेक्ट काम क्यों नहीं करते लोग बाग, केवल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। तो मैं आपके इस टॉक शो के सपोर्ट में ये बात कहूंगा, अगर ये शो नहीं हो, टॉक के प्रोग्राम नहीं हो, आपस में इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं हो, तो शायद हम चीजों को समझ नहीं पाए। और आज जो हम 25 सालों से ये चैरिटी बर्ड हॉस्पिटल चला रहे हैं, शायद इसका भी कहीं से बीज नहीं निकल पाता। तो आपका आभार, आपका धन्यवाद। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं आभारी हूँ नील जी का, उन्होंने मेरा परिचय कराया, इस टॉक शो के लिए मुझसे डिस्कशन किया। कभी कभी एक बार मैं उनको शायद प्रॉपर टाइम पर रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन आपकी सिंसेरिटी के कारण हम लोग जुड़ पाए। मैं आभारी हूँ मंजू चोपड़ा जी का, उन्होंने शायद आपको मेरे बारे में बताया, जयपुर की एक्टिविटी के बारे में बताया। मंजू चोपड़ा जी के पास हमारा जीव दया का मैगजीन पहुंचता है, कभी नहीं आता है तो वो मुझे कहती हैं कि हमारे पास आ नहीं रहा है, भेजो। और क्योंकि वो जयपुर से जुड़ी हुई हैं और उनके ब्रदर हैं शरद काकरिया साहब, जिनके माध्यम से हम लोग मिले। शरद काकरिया साहब
ये जो बर्ड हॉस्पिटल है, ये जो राजस्थान जैन ट्रस्ट है, हमारा जनमंच ट्रस्ट है, इसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और बहुत सोशल, बहुत एक्टिव, सो मेनी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं शरद काकरिया साहब। तो मुझे ये नाम ध्यान आ रहे हैं जिनके कारण आज मैं आपके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि पक्षियों के बारे में अभी बहुत काम करना बाकी है। मुझे पता है कि बर्ड्स के बारे में सरकारों ने शायद अभी सोचना भी शुरू नहीं किया है। पक्षियों के बारे में जो बड़े एनजीओ हैं या जो इंटरनेशनल फंड लेके आते हैं, अभी उन एनजीओस को भी इसमें जुड़ना चाहिए। लेकिन दरअसल क्या हो रहा है साहब कि पक्षी एक छोटी इकाई है, गाय एक बड़ी इकाई है, शेर एक इंटरनेशनल फेम पर्सनालिटी है, डॉग जब बाइट करता है तो लोगों की नजर जाती है, डॉग जब परेशान होता है तो लोगों की नजर जाती है। पक्षी एक ऐसी चीज है, छोटा सा जीव है, जो अगर कहीं बीमार परेशान किसी पेड़ के नीचे तड़पता हुआ बैठा भी होता है तो हमें फील नहीं होता, क्योंकि वो मुंह से आवाज नहीं निकाल पाता। शायद ये कारण होगा कि हम लोगों का उस पर अभी फोकस नहीं गया। लेकिन मैं अपनी बातचीत में आपके साथ कुछ बातें साझा करूंगा जिससे हमें ये समझ आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग को बचाना है तो पक्षी बचाना चाहिए। जिससे हमें ये समझ आएगा कि अगर हमें पेड़ लगाने हैं और सक्सेस करना है, पृथ्वी बचानी है, तो शायद पक्षी बचाना होगा। मैं जो बात बताऊंगा उससे ये समझ आएगा कि हम लोग नकली जंगल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन अगर असली फॉरेस्ट, असली ग्रीनरी अगर खड़ी करनी है तो शायद पक्षी बचाने के बाद ही ये सब हो पाएगा। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात शुरू करूं। क्या साहब मैं अपनी बात शुरू करता हूं नील साहब? सर, जी जी बहुत कमल थैंक जी। यू। या जी सर जी। दरअसल मैं अपनी बात 2-3 चरणों में कहना चाहूंगा। एक वो चरण होगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा ये होगा कि पक्षी और पर्यावरण का क्या मेल जोल है, जैसा आपने इस आज की कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है। और तीसरा मैं बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है पक्षियों के माध्यम से पर्यावरण को बचाने के लिए, पक्षियों के माध्यम से जीव दया जैसा हमारा जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है उसको सेव करने के लिए। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं, जैसा जितना आपने मुझे सब लोगों को बताया, उसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहता हूं, 25 सालों से ये राजस्थान जनमंच ट्रस्ट हमारा पक्षी चिकित्सालय चल रहा है। और मालवीय नगर में, जैसा आपने बताया, एक बहुत ही एरी और ग्रीन एटमॉस्फेयर में ये आईएसओ सर्टिफाइड बर्ड हॉस्पिटल है। शायद ही भारत में कोई आईएसओ सर्टिफाइड बर्ड्स हॉस्पिटल हो, हमारी नॉलेज में तो नहीं है। नंबर 1, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन दिस इज आईएसओ सर्टिफाइड, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन ऑल ओवर इंडिया। इसकी विशेषताएं ये है सर कि जो ये पक्षी चिकित्सालय है, जब हम बातचीत करते हैं तो लोग मुझे उन पक्षी चिकित्सालयों के बारे में बताते हैं, उन बर्ड हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं, उन बर्ड शेल्टर हाउस के बारे में बताते हैं जो उन्होंने देखे हैं, शायद हमारे साथ नहीं देखा होगा। हमारा फुल्ली एयरी एटमॉस्फेयर है। बर्ड को कहीं से ये नहीं लगता, बीमार पक्षी को, कि वो कहीं पिंजरे में कैद है क्या। दोनों चारों तरफ से हमारे यहाँ धूप आती है, चारों तरफ से हमारे यहाँ हवा आती है। और आपको बहुत आश्चर्य होगा जान के, हमारे पक्षी चिकित्सालय की जो वार्ड है, जिसको आम आदमी पिंजरे कहते हैं, वो 14 फीट 15 फीट ऊंचे हैं, वो 30 फीट के बड़े हैं। और इसके अलावा उनके अंदर बड़े विशालकाय पेड़ हैं। आप देखिए, जब हम लोग को पक्षी चिकित्सालय बना रहे थे तो हमारे आर्किटेक्ट और हमारे कुछ साथियों ने कहा, यार साफ सफाई के हिसाब से और अच्छे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इन पेड़ों को हटा देना चाहिए। लेकिन हमारी जो माइक्रो स्टडी करने वाली टीम है, उन्होंने कहा हम पेड़ काट के पक्षी बचाएं तो ये काम शायद अधूरा होगा। हमने साहब किसी भी पेड़ को काटा नहीं, सारे पेड़ों को हमने मेंटेन रखा। जहां हमें हमारे पिंजरों की छत को गोल करके काटना था उसको काट दिया, जहां हमें दीवार का कंस्ट्रक्शन ऐसा करना था वहां ऐसा कर दिया। उसका एक इतना अच्छा फायदा हुआ कि अपन सब जानते हैं कि हीलिंग फास्ट होएगा। पक्षियों में बहुत फास्ट हीलिंग होता है, ड्यू टू एयरी एटमॉस्फेयर, ड्यू टू सनरेज, ड्यू टू बड़े विशाल आलीशान वृक्ष। और जब कोई इस पक्षी चिकित्सालय को, आप लोगों ने भी कभी गूगल पे आप इसका फोटो देखेंगे, हमारे वीडियो देखेंगे,
जयपुर बर्ड हॉस्पिटल के नाम से, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि अपन किसी पक्षी चिकित्सालय की बिल्डिंग में खड़े हैं। हमें ऐसा लगेगा जैसे कि हम किसी गार्डन में खड़े हैं। हमारे पक्षियों के जो वार्ड हैं, जो पिंजरे हैं, उनके दोनों तीनों तरफ विशाल पेड़, झाड़ियां, फूलदार माहौल है। और हमने ये अनुभव किया कि साहब इससे हीलिंग बहुत फास्ट होता है, और होना भी है। अपन सब जानते हैं नेचुरली, अगर पक्षी नेचर के पास रहेगा तो हीलिंग डेफिनेटली फास्ट होगा। हमारे यहाँ पर फिजियोथेरेपी वार्ड है। फिजियोथेरेपी वार्ड एक आश्चर्यजनक बात लग सकती है पक्षियों के मामले में। हमने वीडियो में देखा होगा कि ह्यूमंस का फिजियोथेरेपी सिस्टम होता है। हमने ये भी देखा होगा किसी गाय के, किसी हाथी के, किसी डॉगी के हमने पैर लगा दिया, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कराई। हमारा जो फिजियोथेरेपी वार्ड है, जो पक्षी उड़ना नहीं जानते, जिनको उड़ना सीखना है, उनके लिए एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कभी मौका लगे गूगल पर भी देखिए, जयपुर आए तो आकर भी देखिए। एक मैं और विशेषता आपको बताता हूं, जो ये इंस्टीट्यूशन है पक्षी चिकित्सालय, देखिए मैं एक बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन बांट रहा हूँ, इसका कतई ये मतलब नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। सर, जो लोग जिस लेवल पे कर रहे हैं, हम भी कोई बहुत बड़ी करोड़ों के फंड के साथ नहीं कर रहे हैं। जो लोग जैसा कर रहे हैं जीव दया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा ये सब बातें बताने के पीछे साहब केवल एक उद्देश्य है, तारीफ नहीं है, कि ये चीजें जहां जो लोग डेवलप कर सकते हैं उनको करनी चाहिए। अभी साउथ में एक जगह कुछ हमारे साथी पक्षी चिकित्सालय चला रहे हैं। तो जयपुर में आपने जानते होंगे जयपुर फुट है, डीआर मेहता साहब ग्रेटेड पर्सन है, इस देश के, इस दुनिया के महानतम व्यक्ति हैं। उनके पास एक टीम आई थी मिलने के लिए। तो डीआर मेहता साहब ने कहा पक्षी चिकित्सालय जरूर देख के आओ। तो सर वो टीम पक्षी चिकित्सालय देखने आई। तो जब वो लोग पक्षी चिकित्सालय देख रहे थे तो उन्होंने कहा हमारा भी एक संस्थान है। मैं संस्थान का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम किसी नाम को इंडिकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ अच्छाई बुराई हो सकती है। जब हमने उनसे बात करी तो उनने हमें ये कहा कि सब ये चीजें हमने डेवलप नहीं करी और अब हम भी डेवलप करेंगे हमारे यहाँ। तो मैंने ये इंसिडेंट आपको सबको इसीलिए सुनाया कि ये वो बातें हैं जिनको आप भी अपने संस्थानों में लागू कर सकते हैं। मैं वापस अपनी उस बात पर आता हूं जो मैं एक विशेषता बता रहा था। पक्षियों के इलाज के बाद में समस्या आती है कि आप पक्षी को उड़ाओगे कैसे। पक्षी को उड़ाने का अगर आपके पास ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है तो हमारी जीव दया का, हमारे जीव बचाने का, हमारे अहिंसा का, हमारे कंपेशन का काम अधूरा रह जाता है। तो हमने एक ऐसा सब ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप किया है पक्षियों को उड़ाने का। तो आप देखिए हमारे यहाँ कुछ पक्षी रोज उड़ के जाते हैं, और जो हमारे यहाँ ठीक होके गए हैं, ऐसे 20-50 पक्षी रोज हमारे यहाँ घूम फिर के आते भी हैं। ये एक इतना यूनिक आइडिया है, कोई भी व्यक्ति आता है इतना हाईली इम्प्रेस्ड होता है साहब। अगर आप आधे घंटे हमारे मतलब अपन सबके पक्षी चिकित्सालय के बाहर खड़े होंगे तो आपको लगेगा कुछ पक्षी स्वस्थ बाहर से आ रहे हैं और अंदर आके दोस्तों के साथ मिलके खा पी के वापस जा रहे हैं। तो इस आनंद की अनुभूति शायद किसी भी रकम, किसी भी कीमत, किसी भी कर्मा से नहीं हो सकती है। मैंने ये बातें आप सब लोगों के साथ इसीलिए साझा करी क्योंकि जो चीज मेरा विषय है, जिसके कारण आप लोग मुझे जानते हैं, परमेश्वर ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने जितनी मुझ पर कृपा करके मुझे जो काम सौंपा है, जिस इस परमार्थ पुनीत काम का मैं एक छोटा सा टूल हूं, एक माध्यम हूं, उसके विषय में मुझे आपको बताना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता होती है कि आज लोग कमल लोचन कबूतर वाला, कमल लोचन पक्षी वाला कह के जानते हैं। तो मुझे सर प्राउड फील होता है कि ये सब बातें आप और हम लोग इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग एक ऐसे विषय से जुड़े हैं जिसमें हमारी हैसियत नहीं जुड़ने की, जिसमें हमारी औकात नहीं जुड़ने की, जिसमें केवल परम पिता परमेश्वर की कृपा ही ऐसी है जो आपको जोड़ सकती है इस काम से। जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग इतना बड़ी टीम के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, उसमें अधिकतर लोग सेवा भावी हैं। हमारे यहाँ जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आधे से ज्यादा हमसे साहब पेट्रोल का पैसा भी नहीं लेते। ये एक अलग बात है कि हमें उनको हाथ जोड़ के पैसा देना होता है, क्योंकि साहब
पुनीत और परमार्थ शब्दों में समझ नहीं आता, सेंटर से समझ आता है या किसी विद्वान गुरुजन के चरणों में बैठ के समझ आता है। मैं बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। जब हमने इस पक्षी चिकित्सालय को प्रारंभ किया तो जो लोग राजस्थानी भाषा समझते हैं, 25 साल पहले, 20 साल पहले, तो हमें लोग कहा करते थे, जैसे कि कोई कबूतर हमने उठा लिया, हम उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं, हम उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं, शेल्टर के लिए ले जा रहे हैं, तो अधिकतर लोग कहते थे राजस्थानी भाषा का वर्ड, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ राजस्थान में, ये तो अइया ही मरेला। आप समझे कि इसके जीवन की कोई कीमत नहीं, ये तो ऐसे ही मरते हैं, ये कोई कीड़ा मकोड़ा है, रौंद के चले जाओ। लेकिन आज इतनी बड़ी कृपा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सकरात जयपुर में, राजस्थान में अलग अलग दिनों पर मनाई जाती है। जो 14 जनवरी को सकरात मनती है, आपको सबको पता है, जयपुर में उन दिनों पतंगें उड़ती है और पतंग में बहुत खतरनाक मांझे का इस्तेमाल होता है। चाइनीज मांझे से जयपुर में हर साल 1-2 लोग मर जाते हैं। इंडियन मांझे से कबूतर का पंख कट जाता है। और मुझे बहुत प्राउड के साथ ये कहना चाह रहा हूं, अगर हम केवल उपदेश देते रहते कि मांझा मत करो, पतंग मत उड़ाओ, हिंसा मत करो, वो बात लोगों को देर से समझ आती है। मैं बहुत प्राउड के साथ कहता हूँ, मेरे घर के सामने, मैं जहां रहता हूँ उसके सामने एक फैमिली रहती है साहब, वो मुझे कह रहे थे कि साहब हमने आज तक कबूतर पंखे से कटता हुआ देखा नहीं, हमने आज तक मंजे से कटता हुआ देखा नहीं। और वो छत पर बड़ी पतंगबाजी करते। मुझे बड़ा पीड़ा होती कि यार चिल्ला चिल्ला के पतंगबाजी कर रहे हैं। लेकिन जब उनके पास एक पक्षी आया साहब, उन्होंने पतंग उड़ाना बंद कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कोई पक्षी चिकित्सालय में आता है, उसके हाथ में कोई घायल, बीमार, खून से लथपथ पक्षी आता है, तो उसके अंदर ये भावना जागृत होती है। और ये जयपुर में हमारे इस इंस्टीट्यूशन के कारण एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है और पतंगबाजी भी कम हुई है। लोगों ने सुबह शाम पतंग उड़ाना भी बंद किया है। गवर्नमेंट ने भी प्रेशर लगाया है कि भाई सुबह जब पक्षी उड़ के जाते हैं अपने घोंसलों से और शाम को जब अपने बच्चों के पास आते हैं, उस समय पर पतंग नहीं उड़ाई जाए। ये बड़ा परिवर्तन आप और हम सब लोगों के मिल के प्रयासों से हुआ है। लेकिन यदि हम उस दिन हार मान जाते, जिस दिन हमें लोगों ने कहा कि ये तो अइया ही मरेला, हम भी उस भावना में बह जाते, तो शायद ये कृपा से हम भी महरूम होते और शायद इतने सारे जो पक्षी बचाने के मुहिम में आज जो वॉलंटियर, आज जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, वो भी ना जुड़ पाते। और जो ये पक्षी चिकित्सालय मालवीय नगर में है, लोग आते हैं साहब, कोई पैसे वाला आदमी आ जाता है अपनी गाड़ी में पक्षी लेके, कोई रिक्शे वाला आ जाता है रिक्शा में सवारी छोड़ के। ऐसे मेरे पास इतने ज्वलंत उदाहरण हैं। अगर मैं आपको एक एक करके उदाहरण बताऊंगा तो आपको इतना आनंद आएगा कि कोई जात, कोई धर्म, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई महिला, कोई लड़की, कोई बच्चा, सबके अंदर, हमारे अंदर जन्मजात करुणा है, सबके अंदर हमारे जन्मजात कंपैशन है। लेकिन उस बीज को अंकुरित होने का मौका नहीं मिल पाता। और अंकुरित होने का मौका कैसे मिलता है? जैसे आज आप ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अंकुरित करने का मौका कैसे मिलता है? जब हम कोई 100-50 लोगों की कॉन्फ्रेंस करके कुछ लाइव डेमोस्ट्रेशन करते हैं। अंकुरित होने का मौका तब मिलता है जब हम लोग इस तरह के पक्षी चिकित्सालय में आते हैं और अपने बच्चों को दिखाते हैं, तो उनको भी लगता है नहीं भाई, मैं ये पाप नहीं कर सकता, मेरे धागे से कोई पक्षी नहीं कटना चाहिए। मैं अब अपने दूसरे विषय पर आऊंगा। जो मैंने आपको ये कहा था कि हम पक्षियों के कारण कैसे नुकसान हो रहा है हमारी पृथ्वी का, क्योंकि पक्षी चिकित्सालय की मैं जितनी बात करूंगा, जितने उदाहरण दूंगा, हर एक उदाहरण ऐसा है। एक बार मैं आपको बताता हूं, एक सर्किल पर 2 लोग चौराहे पर हाथ में कबूतर लिए खड़े थे साहब। एक ऑटो वाला अपोजिट डायरेक्शन में से जा रहा था। उसको ये इंसिडेंट हमें पक्षी चिकित्सालय में उन लोगों के आने के बाद पता चला। तो ऑटो वाले ने, सवारी लेने जा रहा था, ऑटो वाले ने सर्किल का राउंड लगा के जिनके हाथ में कबूतर था उनके पास आ गया। वो स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले गरीब बच्चे। ऑटो वाले ने कहा कि साहब आप मेरे ऑटो में बैठिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। उन बच्चों ने कहा कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो बस से जाएंगे। तो उसने कहा नहीं, तुम तो बैठो। ये सर बिल्कुल ऐसा उदाहरण है, मुझे जब भी सुनाता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दोनों बच्चे उस ऑटो में बैठ गए।
फिर वो पक्षी चिकित्सालय में आए तो हमारा एक सिस्टम है, जो पक्षी चिकित्सालय में आता है हमारी जो पूरी टीम हाथ जोड़ के खड़े होके उसका अभिनंदन करती है, चाहे वो कोई भी हो। फिर हम उनका रिकॉर्ड में एंट्री करते हैं, क्योंकि वो मैसेंजर है, वो असली कार्य करने वाला वो है। हमने अभिनंदन किया, हमने उनकी रजिस्टर में एंट्री कराई और हमने पूछा कि साहब आप तीनों में से पक्षी कौन लाया है? तो साहब आप देखिए, दोनों बच्चों ने कहा सर ये ऑटो वाले भैया लाए हैं, और ऑटो वाले ने कहा कि नहीं सर ये बच्चे लोग लाए हैं। दरअसल बच्चे लोगों ने ऑटो वाले का नाम इसीलिए लिया, 3 व्हीलर ऑटो की बात कर रहा हूं मैं, टैक्सी की, क्योंकि बच्चे ही सोच रहे थे यार हमने कह दिया हम लाए हैं तो ऑटो वाला हमसे पैसे ले लेगा। उनके पास पैसा नहीं था, बच्चे थे, तो उन्होंने कहा साहब वो लाए हैं, ऑटो वाले ने कहा नहीं साहब वो लाए हैं। तो इंसिडेंट ये पता चला कि जब हमने उस पक्षी को रख लिया, ऑटो वाला कहता है बेटा आप लोग लाए हो, अपना नाम लिखाओ, मैं इस पक्षी चिकित्सालय में पहले पक्षी ला चुका हूं और मैं तुम्हें वहीं पर वापस ले जाके छोड़ूंगा बिना पैसे के। तो उन दोनों बच्चों के तब जान में जान आई, उन बच्चों के। तो मैं कह रहा हूँ साहब, जीव दया किसमें नहीं है, भगवान ने किसके अंदर भावना नहीं दी। बस हमने इस अप्राकृतिक, इस नकली जीवन, इस आडंबर के कारण उसको दफन कर दिया है। उस बेईमानी चीटिंग के कारण हमने उसको मट्टी डाल दी है। बाकी परमेश्वर की कृपा सब पर बराबर से है। कोई इस जीवन में आके पाप को बो रहा है, कोई इस जीवन में आके पुण्य को बो रहा है। तो जैसा मैंने आपको उदाहरण बताया, ऐसे हमारे पास इतने उदाहरण हैं। बच्चियां, कोई भी लड़की, आपके घर में भी बच्ची होगी, मेरे भी बेटी है, कोई भी लड़की का आप कपड़े के हाथ लगा दो, उसके स्कार्फ के हाथ लगा दो, आप उसको टेबल पर रख दो, कहेगी मेरा स्कार्फ गंदा कर दिया, क्योंकि वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं हर बात का। और हमारे पक्षी चिकित्सालय में लड़कियां अपने स्कार्फ में खून से लपटा लपटा करके बेचारे पक्षियों को लेके आती हैं। मुझे लगता है बेटी लोगों आप क्या कर रहे हो ये, लेकिन आनंद की अनुभूति होती है। उन बच्चों को दुपट्टे से मोह नहीं है। दुपट्टे से मोह तो जब तक है जब तक उसका पापा कोई गलती कर रहा है, दुपट्टे को गंदा कर दे। जब तक मोह है जब तक उसका भाई उस दुपट्टे से बेईमानी कर रहा हो, वरना उनको साहब कोई ऐतराज नहीं। इतने आनंद के उदाहरण आते हैं, और ये हमारे काम करने की जो ऊर्जा है वो उसका मूल यही है। तो मैं इतनी बात आपके साथ इसीलिए साझा कर रहा हूं, जब हम किसी जगह बैठते हैं, किसी मंदिर में बैठते हैं तो वैसी भावना आती है। जब हम महाराज साहब के पास बैठते हैं, किसी पुण्य स्थान पर बैठते हैं, वैसी भावना आती है। जब हम पक्षी चिकित्सालय में बैठते हैं तो वैसी भावना आती है। जब हम गौशाला में बैठते हैं तो वैसी भावना आती है। हम उस भावना से स्फूर्ति लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी बात को दूसरे विषय पर आता हूं कि पक्षी किस तरह से पर्यावरण को बचाने में, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में, पक्षी किस तरह से पानी को बचाने में, पक्षी किस तरह से एक्चुअल में हरियाली को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। मैं अभी आप सबके सामने एक सवाल करूंगा, आप उसका उत्तर मन में सोचिएगा। आप मुझे बताइए, जैसे हमारे यहाँ तो अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पूरा अरावली राजस्थान से होकर निकलता है। सभी जगह छोटी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ हैं, डूंगरियां हैं। आप सब अपने मन में एक बात सोचिए कि इन पहाड़ों के ऊपर पेड़ लगाने कौन जाता है? कोई नहीं जाता। हमारी हैसियत नहीं कि हम पहाड़ के ऊपर जाके पेड़ लगा दें। और ये काम करता है पक्षी। कुछ बीज ऐसे होते हैं, जब तक वो पक्षी उसको खाएगा नहीं, जब तक वो अपने पेट में उसको प्रोसेस नहीं करेगा, जब तक वो उसको अपने मल में बीट के द्वारा निकालेगा नहीं, तब तक वो अंकुरित नहीं होगा। आप सब लोग समझते हैं, गूगल सर्च करेंगे हजारों चीजें ऐसी मिल जाएंगी। ये सब चीजें ऐसी है जो हमें बताती हैं कि पक्षी बचना चाहिए, और अगर पक्षी बचेगा तो पेड़ बचेगा। एक आपको और बात बताता हूं, आजकल सब जगह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक सीजन पे वृक्षारोपण का काम करती है। ये वृक्षारोपण का काम ज्यादातर ठेकेदारों के भरोसे होता है। टेंडर होता है, साहब हम 5,000 पेड़ लगाएंगे, साहब हम 25,000 लगाएंगे, साहब हम ये पूरा जंगल हम बना देंगे, साहब ये मेमोरियल गार्डन हम बना देंगे। ऑब्वियसली ठेकेदार का काम है, कोई गलत बात नहीं है, उसका अपना व्यापार है। और सरकारों को भी एजेंसी चाहिए। अब आप देखिए ठेकेदार कौन से पेड़ लगाएगा?
आप समझ जाएंगे मेरी बात कहती, शायद अब तक ना समझे हो। ठेकेदार वो पेड़ लगाएगा जिसमें मेंटेनेंस कम हो, नंबर 1। ठेकेदार वो पेड़ लगाएगा जिसमें उसको पानी कम देना पड़ता हो, नंबर 2। ठेकेदार वो पेड़ लगाएगा जिसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं उगती हो जिसको कोई जानवर खा जाए। वजह क्या है? ठेकेदार का ऑब्जेक्ट है पेड़ बड़ा करना, मेंटेन करना और सरकार से पैसे लेना। अगर उसने कोई ऐसा पेड़ लगा दिया जिसका पत्ता कोई चिड़िया खाती है, अगर उसने ऐसा कोई पेड़ लगा दिया जिसमें फूल उगता है, फूल कोई चिड़िया खाती है, अगर उसने ऐसा कोई पेड़ लगा दिया जिसको गाय खा जाए, हिरण खा जाए, जिसके ऊपर कोयल बैठ जाए, तो उसका पेड़ सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उसका टारगेट है बिजनेस। उसका टारगेट ऐसा पेड़ लगाना है जिसमें मेंटेनेंस ना हो, पानी ना लगे, बीज ना आए, फूल ना आए और दिखने में हरियाली हो। ऑक्सीजन तो पैदा होगी लेकिन पर्यावरण नहीं बचेगा। हम और आप इस बात को रोज देखते हैं, सरकार के मंत्री इस बात को रोज देखते हैं, सरकार के पैसा पास करने वाले और इंजीनियर इस बात को रोज देखते हैं, लेकिन वो आज तक ये नहीं समझ पाए कि अरे भाई, अगर पर्यावरण बचाना है तो कीड़े बचने चाहिए, इंसेक्ट्स बचने चाहिए, चिड़िया बचनी चाहिए, हिरण बचना चाहिए। और जब आप ऐसी चीजें पैदा करोगे, बड़े बड़े पत्ते वाले जहरीले पौधे जिसको जानवर सूंघ के चला जाए, आपको लगता है कि जंगल में चीतल बचेगा? हम समझते हैं कि जंगल में नीलगाय कोई पेड़ पौधा खा पाएगी? स्मृति वन हमारे यहाँ भी बहुत है और मैं जिस शहर में जाता हूँ वहां हम हर जगह स्मृति वन है, लेकिन स्मृति वन के नाम पर ठुंड खड़े हैं। आपको लगता है कोई लंगूर किसी पेड़ पर चढ़ सकता है? आप देखिए कि कितना ज्यादा हमारे साथ खुले में धोखा हो रहा है, कितना ज्यादा हमारे साथ पक्षियों के, पशुओं के, जीवों के और पर्यावरण के साथ अन्याय हो रहा है। जब तक झाड़ी नहीं उगेगी, जब तक सघन पेड़ नहीं होंगे, जब तक फलदार पेड़ नहीं होंगे, जब तक फूलदार पेड़ नहीं होंगे, जीवों का बचना मुश्किल है। अभी आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप सब उस बात को मेरी बात से हाँ में हाँ मिलाएंगे। हमारी जनरेशन ने, मंजू चोपड़ा मैडम जुड़ गई हैं, हमारी जनरेशन ने गौरैया चिड़िया को बहुत बड़ी संख्या में देखा है, जिसको हाउस स्पैरो कहते हैं। हम जब खाना खाते थे और हमसे बड़े लोग जब खाना खाते थे तो गौरैया चिड़िया सामने आके बैठ के खाना खाती थी। आप किसी भी बड़े से पूछ लीजिएगा, मेरी उम्र से बड़े वालों को, और अपनी रोटी चूर के सामने पटक देते थे। आज गौरैया चिड़िया सामने आना बंद हो है ना मैडम? ये मैडम हाँ कह रहे हैं, मेहता मैडम, कल्याणी मैडम हाँ बोल रही हैं। इनको सबको पता है, बड़े लोगों को, मेरे फादर को पता है। हम रोटी खाना खाते थे, हम चावल खाते थे, सामने चिड़िया खाना खाती थी। भाई कहाँ चली गई वो गौरैया चिड़िया? हमारी जनरेशन ने देख लिया, मेरे बच्चों को ये पता ही नहीं कि वो ऐसी चिड़िया भी होती थी क्या। तो अभी दुनिया ने गौरैया चिड़िया को विलुप्त होती हुई प्रजातियों की तरफ इंडिकेट करके घोषित किया है, और हम लोग अभी गौरैया चिड़िया को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं। ये मेरा पोस्टर है, शायद आपको उल्टा दिखेगा, उल्टा दिख रहा है आपको क्योंकि मिरर इमेज आती है। सीधा सीधा दिख रहा है। सीधा दिख रहा है? अच्छा, मुझे हाँ, मेरी मिरर दिख रही है, सॉरी मुझे मेरी मिरर दिख, सॉरी। तो ये तो मैंने बताया, हम लोग एक पोस्टर कंपटीशन करवा रहे हैं गौरैया प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा हम लोग जगह जगह जाके अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। आज भी हमारा एक प्रोग्राम था, कल भी था, चाहे हमारे 50 लोगों की मीटिंग हो, चाहे 500 लोगों की मीटिंग हो, हमारे यहाँ जो मॉल्स वगैरह हैं उनके बाहर हम म्यूजिकल इवेंट कर रहे हैं यूथ को जोड़ने के लिए। आज अगर साहब ये गौरैया चिड़िया को हमने बचाने की कोशिश नहीं करी, मैं हमेशा हर मीटिंग में एक बात कहता हूँ, सवाल गौरैया चिड़िया का नहीं है। हमने तो इसको नाम दिया है गौरैया संरक्षण एक पहल। बात यह है, हर जीव का यही हाल होने वाला है। हर रोज एक स्पीसीज खत्म हो रही है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, और ये पूरा इफेक्ट ह्यूमन पर आने वाला है।
मैंने ये बातें आपके साथ इसीलिए साझा करी क्योंकि मैं अपनी उस मूल बिंदु पर था कि अगर आप ग्लोबल वार्मिंग से बचना चाहते हैं तो ये नकली वृक्षारोपण के साथ साथ कुछ असली वृक्षारोपण, असली ग्रीनरी बढ़ाने का काम भी करना ही होगा। इसी के साथ मैं आपको बता रहा था कि जो पहाड़ों पर जो बीज फैलाने का काम है वो पक्षी कर रहा है। जब तक आप पक्षी नहीं बचाओगे, आप पानी का लेवल मेंटेन नहीं कर सकते। जब तक आप पक्षी नहीं बचाओगे, तब तक आप केमिकल फार्मिंग को रोक नहीं सकते। केमिकल फार्मिंग के कारण हमने सारे छोटे जीव मार दिए। केमिकल फार्मिंग नहीं करते थे, आराम से हमारा किसान हल जोतता था। पीछे पीछे किसानों के दोस्त ये सारी चिड़ियाएं वो अपना सेवा का काम करती हुई चलती थी। हमने ये देखा है और अब ये दिखना बंद हो रहा है। ऐसी 1000 बातें हैं। जब तक हम लोग पक्षी पर फोकस, जैसा मैंने अपनी इस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में कहा था कि अभी तक सरकारों ने सोचना नहीं शुरू किया है कि पक्षी बचना चाहिएगा। मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान का स्टेट बर्ड है गोडावन। आप लोगों ने शायद, बाहर के लोगों ने गोडावन कम देखा होगा। एक बहुत बड़ा सारा पक्षी होता है, एमू से काफी छोटा होता है, लंबा होता है। गोडावन पक्षी जब खत्म होने लग गया तो सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट पास कर दिया। जबकि हम सरकारों को सालों से कह रहे हैं कि साहब आपने इसको स्टेट बर्ड बना दिया, गोडावन पे काम कब करोगे? आज देखिए, इतना बड़ा चैलेंज हो गया है गोडावन को बचाने का, स्टेट बर्ड को बचाने का। सेम प्रॉब्लम आने वाली है मोरों पे। कोई भी सरकारें मोरों पर ध्यान नहीं दे रही हैं। मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करूंगा। मोरों को जानबूझकर मारा जाता है। दाने में जहर मिला के जंगल के आसपास लोग फेंक देते हैं। मोर पकड़ में आ जाते हैं। मंदिरों में, यहाँ झाड़े लगाने वाले, डेकोरेशन करने वाले घरों में उनका इस्तेमाल करते हैं। हम जब चेतेंगे जब ये मोर इतने से रह जाएंगे कि हमें शायद उनको बचाना मुश्किल पड़ जाए। जब तक आप और हम मिलके एक एक पक्षी की प्रजाति को नहीं बचाएंगे, तब तक ये चैलेंज चलता रहेगा। पानी की समस्या हो, भूमि की उर्वरा शक्ति की समस्या हो, आपके ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, आपने पक्षियों के दाना खाने के लिए जगह छोड़ी नहीं। हम सब को मिलकर एक एक पक्षी पर ध्यान, जैसा मैं कह रहा था, हम लोग जीव दया का मतलब, भाई गौशाला चले जाओ, जीव दया करे आओ। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए गाय हमारी वैल्यूज, हमारा सब है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं इस पे आ रहा हूं। सरकारों के और जो बड़े एनजीओ हैं और यूएनओ और विश्व बैंक, ये जो जीवदया पर पैसा खर्च करता है, उनकी डेफिनेशन और आपकी हमारी डेफिनेशन में साफ फर्क है। हम लोग, भारत के लोग, जीवदया का मतलब हर जीव से मानते हैं। और ये जो विदेशी लोग हैं जो कंडीशन के साथ में करोड़ों खरबों रुपया सैंक्शन करते हैं, इनका जीवदया का मतलब आज भी वाइल्ड लाइफ, शेर बचा लो, लेपर्ड ले आओ, चीते बचा लो, ये कर लो, में खरबों रुपया खर्च कर देते हैं, फिर भी उनकी कोई नंबर बढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमारी और आपकी जैसे लोगों के जीव दया का मतलब, पर्यावरण बचाने का मतलब एक एक जीव की चिंता करना है। हम ये नहीं मानते कि नहीं ये जीव तो बेकार है। और जब तक साहब अपन ऐसा नहीं करेंगे, शायद ही पूरी तरह से हम लोग सच में काम कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है भारतवासियों की, वो हजारों लाखों करोड़ों साल पुरानी है। ये तो आप रिसर्च करके बता रहे हैं। हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि हमारे पेड़ का क्या महत्व, हमारे गाय का क्या महत्व, हमारे पौधे का क्या महत्व, हमारे तुलसा जी में क्या गुण है, ये तो अब बताने लगे हैं। इसीलिए हमारा हमेशा इनसे टॉप मान के हमें सभी जीवों पर फोकस करना चाहिए। मैं बहुत छोटे छोटे, मैं एक बार अपनी बात और बताऊंगा। जयपुर में 3 स्लॉटर हाउस खुलने वाले थे। हम लोगों ने सबने मिलकर उसका विरोध किया। आज जयपुर में कोई स्लॉटर हाउस नहीं खुला है। मॉडर्न स्लॉटर हाउस खुलने वाला था। हर जगह हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, एक्टिवनेस दिखानी होगी। अगर हम सोचेंगे कि नहीं वो 5 लोग इकट्ठे हो जाएं, वो काम कर लेंगे, हमने सोशल मीडिया पे फोटो डाल दिया, तो शायद हम उस आंदोलन को बल नहीं दे पाएंगे। अगर आपके शहर में, अगर आपके गांव में, अगर आपके पड़ोस में
कोई भी घटना होती है, एक बार हालचाल पूछने के लिए वहां जाना ही चाहिए। अगर कोई गौ सेवा करने वाला आदमी के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, उसके घर पे जाके एक बार खड़े होना चाहिए, परिवार को संबल मिलना चाहिए। देखो, हम और आप हो सकता है सब काम नहीं कर सकें, साथ में खड़े होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ छोटे-छोटे गाँव में कुछ लोग अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, पैसे वाले नहीं हैं। लेकिन हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं, तो उनको बूस्ट मिल जाता है सर। उनका मोबाइल वापस रिचार्ज हो जाता है और वो वापस काम करने लग जाते हैं। अभी कोरोना का दौर आया था। कोरोना के दौर में एक ऐसा सख्त लॉकडाउन आया कि हम लोग घर से निकले नहीं। बंद था, ऑब्वियसली पालना भी करनी थी, समस्या ऐसी थी। चैलेंज ये आया कि जहां आप लोग पक्षियों में चुग्गा डालते हैं, वहां चुग्गा डालने कौन जा रहा था साहब? ऑफिस बंद थे, स्कूल बंद थे। आप और हम चुग्गा डालने तो तभी जाते हैं जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं, स्कूल से आ रहे होते हैं, कोई अपना काम कर रहा होता है। कुछ सेवा भावी लोगों ने इस 3, 4, 5 महीने के लॉकडाउन में बोरियां की बोरियां अनाज डाली और हम लोगों को ये पक्षी एज इट इज हैंड ओवर किए। वरना तो आप 2 मुट्ठी डालते थे, कोई 5 मुट्ठी डालता था, कोई 2 बोरी डालता था, कोई 4 बोरी डालता था। ये सब 6 महीने बाद, 4 महीने बाद पक्षी आपको मिलते नहीं, हमको मिलते नहीं। कहाँ खाना खाएंगे ये? और उसमें हमारी टीम ने भी बड़ा काम किया जयपुर में, और ऐसा यहाँ नहीं, सब जगह ऐसा लोगों ने काम किया। मैं जो बात इसीलिए कह रहा हूं कि हमारी उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। हमें अगर लगे कि ये पड़ोस वाले भाई साहब एक बोरी डालने गए थे, तो मैं आज आपको कहूंगा, उस पड़ोस वाले भाई साहब के पास अगर अभी तक नहीं गए हैं, तो कल जाके उनको कहेंगे वैसा हमें पता है आप 2 बोरी डाल के आए थे। सर, ये बूस्टअप पता नहीं किस दिन उसको इतनी ऊर्जा दे देगा कि वो शायद और इस सेवा में आगे निकल जाएगा। ऐसे कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग आपके कंधे पे हाथ रखते हैं। हमारे शरद जी साहब जयपुर में 50 संस्थाओं से जुड़ गए, ये सोसाइटी वो, और कहीं ना कहीं अपना टाइम क्यों जुड़ गए साहब? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आशीर्वाद दे देता है। आज आपको बताऊंगा, बहुत आपको सबको प्राउड होगा, जो हमारे चीफ पैटर्न हैं डीआर मेहता साहब, वर्ल्ड रिनाउंड टॉपेस्ट पर्सनालिटी, जिनके हम लोग खड़े होकर नमन करते हैं, जिनको दिवाली के दिन टाइम स्क्वायर पर अमेरिका में उनका फोटो टाइम स्क्वायर पर गवर्नमेंट ने दिखाया। शायद आप लोगों ने उसको मीडिया में देखा होगा। जयपुर फुट का फोटो दिखाया। कितना बड़ा है साहब, खरबों की पॉपुलेशन में हमारे हिंदुस्तान का एक आदमी, उसका क्यों दिखाया? सोशल एक्टिविटी के कारण, बिना सोचे समझे गरीबों की मदद के कारण। और आपको जान के आश्चर्य होगा, भारतीय लोगों ने उस 2 घंटे 4 घंटे में दिवाली के टाइम पर 25 करोड़ का कलेक्शन करके विकलांगों की सेवा में दिया। आप देखें, जब हम चलते हैं तो हमारे पीछे 100 लोग चलते हैं, क्योंकि हम नहीं चल रहे होते हैं, हमारे पीछे हमारा रास्ता बनाने वाले हमारे गण, हमारे परमेश्वर होते हैं। हमने अगर चलना छोड़ दिया तो वो रास्ता और उनका प्रयास और उनका पुण्यार्थ सब खत्म होने वाला है। और जो हमारे पीछे 1000 लोग उसको फॉलो करने वाले हैं, हम उनका भी घाटा करने वाले हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपको लगे कि आपके पड़ोस में कोई आदमी किसी स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाता है, चूकिए मत, एक बार जाके जरूर कहिए, सर आप बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई बुरी बात नहीं है। हमें अरे 20 आदमी उसको गाली बकेंगे, अरे क्या करते हो तुम, ये कुत्ता काट खाता है ये। मैं, आप देखिए, मेरी छत है, मेरा 3 मंजिल, मेरा छोटा मकान है, तो हमारा 3-4 फ्लोर का मकान है। मैं अपनी चौथी फ्लोर पर, मेरी वाइफ, हम लोग पक्षियों के लिए दाना डालते हैं। उसमें आप देखो, जिसको कमी निकालनी होती है ना, वो ये कहता है, अरे साहब आजकल तो पक्षी बहुत आने लग गए, गंदगी बहुत होने लग गई। मैं आपको कहूं साहब, अगर 1000 पक्षी भी मान लीजिए पोटी कर दें, कितनी गंदगी होती है यार, कितनी गंदगी होगी। और जबकि इतने आते नहीं है। मेरी छत पे साहब कम से कम 10 बिल्लियां आती है, हमने उनका नाम रखा हुआ है। कहाँ से आने लग गई साहब? उसको पता है ये वो लोग हैं। हमारे घर के बाहर कम से कम 8-10 स्ट्रीट डॉग आते हैं। अभी एक आज नई बिच आ गई, जब मैं आपके पास आने वाला था तो मैंने ऊपर बच्चों को कहा कि बेटा आज 2 आ गए, एक तो मोती आई है और एक भूरी आई है। तो उन्होंने कहा भूरी तो कोई का नाम नहीं है, भूरू तो एक का नाम है। तो मैंने कहा कि एक नई बिच आई है। अब उसके, मैं देख के समझ गया कि उसके बच्चे हैं और ये सीजन है बच्चों का। तो वाइफ और बच्चे आके उसका, तो साहब
ये पुण्यार्थ हम लोगों को केवल परमेश्वर की कृपा से मिला है। और अगर आपने किसी का पुण्यार्थ में जाके कंधे पे हाथ रख दिया ना, एक तो पुण्य आपको मिलेगा, और हमें चाहिए पुण्य, तो चाहिए साहब। और वो जो बंदा है उसको बूस्ट मिलेगा, और वो 5 आदमी विरोध करेंगे तो भी उसको याद रहेगा, अरे नील साहब आए थे, वो मुझे सपोर्ट करके गए, मुझे चिंता नहीं करनी। तो जो मैं अपनी हर कॉन्फ्रेंस के बाद में कंक्लूजन में कहता हूँ, मेरा ये था कि हर आदमी को अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। कोई आदमी ये कह के पार नहीं पड़ सकता, भाई ये पक्षी बचाने का काम तो आप लोगों का है, आप लोग करिए। अरे भाई हम नहीं पक्षी उठा सकते, अरे भाई हम कहाँ जाएंगे, अरे गायों को तो हम कैसे करेंगे, अरे यहाँ आती है वहां जाके हम खाना खिला देंगे, यहाँ आके गंदगी करती है, अरे यार हम क्या डोनेशन देंगे, हमें तो भगवान ने इतना काबिल बनाया ही नहीं। ये वो लोग बात कहते हैं जो बचना चाहते हैं। कोई आदमी 1 रुपए का डोनेशन दे सकता है, कोई 1 लाख रुपए का दे सकता है, कोई अपने छत पे चिड़िया को खाना खिला सकता है, कोई गौशाला में जाके लाखों का दान दे सकता है, कोई 1 घंटे आके पक्षी चिकित्सालय। अभी आपको बताऊं, अभी हमारे अशोक जी पोकरना है संस्था में, आज वो और उनकी पत्नी पक्षी चिकित्सालय में आ गए, लगभग 3 बजे की बात है। मुझे पता नहीं, बता वो शाम तो आप घूमते घूमते आए। अच्छा साहब, हमने उनसे बात करी, जैसा हमारा काम है हमने उनसे बात करी। जब मैं उनको सी ऑफ करने के लिए बाहर तक आया, हमारे ऋषि साहब है, डॉक्टर साहब और हम सब लोग उनको सी ऑफ करने आए, तो जो उनकी पत्नी है पोखरना साहब की, वो एक पक्षियों के पिंजरे के सामने हाथ जोड़ के ऐसे करने लग गई 2 मिनट तक। मैंने कहा भाई यार ऐसा भी ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा आज इनका बर्थडे है। आप देखो ये प्रेरणा कहाँ से आती है साहब। मैंने कहा कि साहब हम तो सबसे यही कहते हैं कि जब भी आपका बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, कोई शुभ दिन हो, पक्षियों के सामने आओ और उनके सामने प्रेरणा करो कि परमेश्वर इनकी पीड़ा हरो, परमेश्वर ये ठीक हो और जल्दी से जल्दी यहाँ से उड़ के जाएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं यही कर रही थी हाथ जोड़ के। क्या शर्म की बात है साहब, क्या बुरा लगने की बात है साहब। हमें इतनी खुशी हुई साहब कि जो साथी एक बार दिल से जुड़ जाता है ना, उसके घर तक संस्कार जाता है। उनकी श्रीमती जी शायद 1 या 2 बार अपना घर में किचन का कुछ बनाती हैं और कोई छोटा-मोटा फूड पैकेट का उनका काम करती हैं। तो आज उनका आना हुआ, तो मैं उनसे कह रहा था कि मैडम आपके गाजर का हलवा मुझे खाना है। तो उन्होंने कहा हाँ, आज मेरा बर्थडे है, आप भैया कल परसों जभी भी आ जाना। तो पता चला कि लोगों में, सब बच्चों में भी भावना जाएगी। हम अगर ऐसा काम करेंगे, छोटा-छोटा काम करेंगे, बच्चों में भी भावना जाएगी। ये मैं लाइव उदाहरण साहब इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं कभी भी डेटा पर बात नहीं करता। मेरे पास डेटा बहुत है, मैं 24 घंटे देखकर डेटा लेके चलता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, कोई गवर्नमेंट बॉडी आती है, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, कोई ये आता है, कोई वो आता है, उनको डेटा चाहिए। आज कितने पक्षी आए, कल कितने उड़ गए, परसों क्या किया, कौन सी स्पीसीज कितनी है, ये तो बस फलाना शेड्यूल बर्ड है, ये आपने लाइसेंस लिया क्या, वो उनका कानून कायदे का काम है, वो करते रहेंगे। मैं कभी भी कॉन्फ्रेंस में डेटा की बात आम और भावनात्मक लोगों के साथ नहीं करता। मैं सिर्फ वो बात करता हूँ जो एक्सपीरियंस मैंने खुद देखा, मैंने खुद समझा है, क्योंकि वो ही हमारी प्रॉपर्टी है और उसी से भावना आगे जाने वाली है। मैं अब आपके साथ में जो बात करूंगा, वो ये बात करूंगा कि अभी जब हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को शुरू कर रहे थे, उससे पहले प्रार्थना चल रही थी। प्रार्थना, ये जो अपनी प्रेयर है, ये जो अपनी प्रार्थना है, इसको मुझे सुन के ऐसा लगा ये प्रार्थना तो मुझे रोज करनी चाहिए। अभी हम लोग करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, भूल कर भी कोई भूल होना। तो मैंने कुछ लाइन नोट करी है आप इस अपनी इस प्रेयर की, जो आपने प्रार्थना शुरू में करी, जो आपने भजन चलाया। आत्म समान ही सब जीवों को समझना है, अपने समान सारे जीवों को समझते हैं हम, और आओ करें रक्षा सभी की। किसकी रक्षा नहीं करनी हमें, हम बुजुर्ग की रक्षा करेंगे, हमारे माँ बाप की रक्षा करेंगे, हमारे बच्चों की रक्षा करेंगे, हम चिड़िया की रक्षा करेंगे, हम डॉगी की रक्षा करेंगे, और सभी का अभय, ये हमारी प्रार्थना का सार था। तो ये प्रार्थना तो हमारी जीव दया, हमारे पर्यावरण, हमारे पेड़ पौधे, हमारे पशु पक्षी, जिनका पूरे का आत्मा का निचोड़ है इस प्रेयर में। जब हम किसी भी बात को शुरू करते हैं, जब हम किसी भी बात को समाप्त करते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि क्या मैं उस बात से जुड़ गया क्या। तो मैं आज आप सबके साथ में
इस पूरी मैंने बहुत तैयारी करके आए थे, मैंने सोचा था ये पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये इनका नाम है, ये इनका नाम है, लेकिन जब मुझे लगता है कि अपन अपने लोगों के साथ बात कर रहे हैं, समभाव के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, सम विचार के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कागज कोरे ठीक है। हमारी आत्मा, हमारे मन से जो बात निकलती है, वो आत्मा और मन की बात ही आपको और हमको छू पाती है। मैं देखता हूँ हमारे कॉन्फ्रेंस, हम लोग हमें हर 2 महीने में 3 महीने में एक जीव दया की कॉन्फ्रेंस करते हैं। कुछ हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करते हैं, क्योंकि जो लोग विशेष परिस्थितियों में जाकर पक्षी को बचाते हैं, एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मॉल है गौरव टावर, जो लोग जयपुर आते हैं जानते होंगे। तो 2-3 बच्चे हमारे यहाँ पक्षी लेके आए, तो वो साहब, अभी मैं आपको एक चीज और जोड़ के बताऊंगा साथ में। अभी मेरी इधर की पहले थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था, तो मैं मतलब डॉक्टर के यहाँ गए हम लोग, तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट ये सब लिख दिया। अब देखिए, ब्लड का सैंपल तो उन्होंने निकाल लिया टीम ने वहां की, यूरिन के सैंपल के लिए रिसेप्शन पर बैठे बैठे, ऐसा करिए मैडम वहां चले जाइए, वहां यूरिन यूरिन बोतल में ले आए, मम्मा हमारी जात के, नहीं वहां रखो, मम्मा वहां रखने गई, यहाँ नहीं मैडम, यहाँ कहा ना, यहाँ रखो। क्या कर रहे हो यार? क्या आप उसको हाथ लगा के उसका टेस्ट नहीं करोगे क्या? क्या अपराध कर रहे हो? एक बुजुर्ग महिला को कैसे गाइड कर रहे हो आप? नहीं ऊपर नहीं रखो, नीचे नहीं रखो, फिर ऐसे प्रोफेशन में हो क्यों आप? मुझे इतनी पीड़ा हुई, लेकिन हम वहां पेशेंट थे, मैंने मम्मी के हाथ से वो बोतल लिया और जहां उन्होंने कहा वहां इंडिकेट करके मैंने रखा। ये बात मुझे साहब इसीलिए याद आ गई, क्योंकि मैं भी आपको जीटी का एग्जाम्पल सुना रहा था। गौरव टावर में बच्चे बच्चियां घूमने फिरने, खाने, मस्ती करने जाते हैं, जो उनकी उम्र है। 18-20 साल के 2-3 लड़के हमारे यहाँ आए और कबूतर लेके आए। कबूतर लेके आए तो हमारे यहाँ सिस्टम है भाई, कहाँ मिला? तो वो बच्चे आपस में कहने लग गए कि साहब ये जो टॉयलेट का पॉट होता है, उस पॉट में गिर गया था, गीला था वो। हम समझ गए अभी भी क्या हुआ, मैंने कहा तुमने इसको पानी पिलाया क्या? तो उन्होंने कहा वो टॉयलेट के पॉट में गिर गया था। आप देखो साहब, कई लोग वहां से होके निकल गए, लेकिन ये जो युवा उम्र के लड़के लड़की थे, कई लोग ऑब्वियसली निकल गए होंगे, उसको देख के वो बेचारा फंस गया होगा। अब वो सरफेस कितनी चिकनी होती है, पक्षी निकल भी नहीं सकता। तो मुझे मेरी मम्मी की बात इसीलिए याद आई, क्या हम सेवा नहीं कर सकते क्या? क्या वो लोग हमसे सैलरी लेते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी चलती है, वो हाथ नहीं लगा सकते क्या? ग्लव्स नहीं है क्या उनके पास? उन बच्चों ने उसको टॉयलेट पॉट में से निकाला और सर गर्व के साथ हमारे साथ लेके आए। आप, मैंने इन दोनों बातों को इसीलिए जोड़ा है। ये वो बच्चे हैं जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, ये वो बच्चे हैं जिनको कोई पैसा नहीं मिल रहा, ये वो बच्चे हैं हमारे टॉयलेट की जांच करने की, यूरिन टेस्ट के तनख्वाह नहीं मिलने वाली है, लेकिन परमेश्वर ने इन पे ऐसी कृपा करी कि इनके हजारों पाप साफ हो गए। कहां से निकाला? आप देखो ना, पाप में से जहां फंसा हुआ था वो पक्षी। ये मैं बातें इसीलिए कहता हूं, क्योंकि ये मेरे दिल की बातें, मेरी भावना की बातें, और मेरे मेमोरी कार्ड में हमेशा ये बातें रहती है। क्योंकि मुझे भगवान ने ये सेवा करने के लिए चुना है, तो भगवान की मुझे कृपा माननी पड़ेगी, और मुझे सरस्वती जी को ये कह के सलाम करना पड़ेगा कि माँ मेरे दिमाग में ये पॉजिटिव बातें रखो, ताकि मैं लोगों तक ये बातें पहुंचाऊं और उनको भी इंस्पिरेशन मिले। ये दोनों उदाहरण से ये समझ आता है कि ये युवा बच्चे क्या मस्ती करने गए थे भाई जीटी में, खाने पीने एंजॉय करने गए थे भाई, लेकिन उनको पक्षी चिकित्सा, मैंने उनका फोटो लिया जब वो आ गए, अपनी अपनी बाइक पे थे, बड़े आलीशान शाम कपड़े पहन रखे थे, जैसा बच्चे करते हैं शाम के टाइम। मैंने साहब पक्षी चिकित्सालय के बाहर उनका बाइक पे खड़ा करके मैंने उनका फोटो लिया, और जो हमारी ये जीव दया की मैगजीन निकलती है, हमने उसके फ्रंट पेज पर उसको पब्लिश किया। कोई नहीं चाहिए सेठों का फोटो, कोई नहीं चाहिए नेताओं का फोटो, कोई नहीं चाहिए क्राइम की खबर। तो ये आनंददायक उदाहरण है, मैंने ये बात आपको इसीलिए बताई क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी आदमी असक्षम नहीं है, कोई भी आदमी अयोग्य नहीं है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि वो 2 रुपए खर्च ना कर पाए। हर आदमी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और गौ माता, जंगल, पेड़ सब बचना चाहिए। लेकिन आज वो समय आ गया कि हमें पक्षी बचाने के लिए बहुत गंभीरता से सोचना होगा। अगर हम अब लेट हो गए तो देखिए, मैं ये बात कहता हूं बच्चों से कि हमारी जनरेशन और हमसे पहले वाली जनरेशन ने जो गलतियां करी हैं, मुझे ऐतराज नहीं, मेरे फादर की पूरी जनरेशन,
मेरे दादा की पूरी जनरेशन, मेरे परदादा की पूरी जनरेशन, आप और हम सब एक समान हैं। गलतियां वहां से होना शुरू हुआ, वहां रोका नहीं गया। लेकिन आज बच्चों को दोष नहीं दे सकते। आज के बच्चों को पॉजिटिविटी के साथ ये समझाइए कि बेटा आप हमसे स्मार्ट ज्यादा हो, आप हमसे ज्यादा हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और साहब आपको बताऊंगा मैं, हमसे ज्यादा ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए वो आपको कान में कह देंगे पापा फोन पे बात मत करो। आपको हमसे ज्यादा वो कह देंगे यार पापा ये डॉगी आया इसको खिलाओगे नहीं क्या, है उनमें। इसीलिए उसको थोड़ा फलीभूत करने की जरूरत है। और ये नेक्स्ट अगर ये हमारी आने वाली जनरेशन ने इस काम को संभाल लिया, अभी हम बहुत ज्यादा लेट नहीं है, तो आने वाले 50 साल में वापस एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, जिसको अपन कहते हैं कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो शायद वो सतयुग वापस आ जाएगा, लेकिन अभी काम बहुत करना पड़ेगा। इसीलिए अब वो समय आ गया, पक्षियों को बचाने के लिए पूरी मेहनत और जद्दोजहद के साथ लगना ही चाहिए। कहीं भी कोई भी अपने लेवल पर, मैं भी गौशाला जाता हूँ, मैं भी कुछ संस्थाओं से जुड़ा हूँ, मैं भी गरीबों की संस्था, हम लोग भी गरीबों को खाना पीना कपड़े वाले काम में जुड़े रहते हैं। लेकिन एक आज का विषय है पक्षी, पर्यावरण। पर्यावरण के लिए बड़ा चैलेंज है। सबसे निवेदन करूंगा, कोई भी योगदान हो जरूर दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है जयपुर बर्ड हॉस्पिटल, आप देखिए आपको पता चलेगा। गूगल पे सर्च कीजिए जयपुर बर्ड हॉस्पिटल, आप देखिए आपको पता चलेगा। और वहां पर अपने विचार भी लिखिए, और जो लोकल लेवल है वहां पर जरूर सपोर्ट कीजिए। बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और आप उससे कुछ पूछना चाहेंगे, मैं बता पाऊंगा तो जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच कमल जी। मेरे पास आज शब्द नहीं है, मैं कहूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट जैन टॉक सेशन था। आपने जो बातें कही है, मैं मानता हूं कि सर, जितने भी दर्शक हैं उन्होंने भी ये महसूस किया होगा। आपकी हर बात के अंदर कुछ ना कुछ लर्निंग थी। यानी हम जीवदया की बात करते हैं, जीवदया देखी भी है, पर इतने बारीकी से कभी सोचा नहीं। और जिस तरह आपने प्रेजेंट किया, इट्स जस्ट फिनोमिनल। यानी मेरे पास शब्द ही नहीं है। और आपने जिस तरह आप ये काम को कर रहे माँ हैं, सरस्वती, माँ सरस्वती। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये एक एक शब्द हम देख रहे थे कि आपके दिल से निकल रहा था। मीन्स एक सेकंड भी ऐसी नहीं हो रही थी कि हम कैसे डीफोकस हो जाए। यानी इतना वो सुनने में एनग्रॉस्ड हो चुके थे, इतना सुंदर। और बहुत ही मीन्स वैल्यूज सिखाए, और एक एक छोटी छोटी एग्जाम्पल जो आपने बताई है, आप इतनी इम्प्रेसिव वो एग्जाम्पल थी कि आप हम वहां नहीं आए हैं, पर आपकी बात सुनते सुनते भी हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी सुंदर आपने एक एक बात बताई है। सो डेफिनेटली ऐसी जानकारी मिली है जो हमारे अंदर भी जीव दया और कंपैशन को लेके जो भावना है उसे और जागृत करेगी। और डेफिनेटली ये जो बर्ड हॉस्पिटल है जयपुर का, वो हम सबको विजिट करना चाहिए। तो ही हम शायद प्रैक्टिकल लेवल पे आप जो कर रहे हैं वो जान पाएगी। जिस तरह आपने पिंजरे के बारे में बताया, और इतना इम्प्रेस हो गया मैं जिस तरह बर्ड की फिजियोथेरेपी, यानी आप कितनी मीन्स एक सिस्टम जो डेवलप की है कि वो इलाज उनका हो जाएगा, फिर वापस उड़ेगे कैसे। इट्स लाइक जस्ट अमेजिंग। और जिस तरह बर्ड पर्यावरण को हेल्प करते हैं, आपने चिड़िया वगैरह का एग्जाम्पल दिया। और जिस तरह बर्ड खाते हैं कुछ फ्रूट्स, उसके सीड्स और पहाड़े, उसके ऊपर जो वनस्पति वगैरह उगती है, ये बारीक एंगल से कभी ऐसे सोचने के लिए हमने समय ही नहीं दिया, मुझे लगता है। और आपने ये सब बहुत पॉइंट्स बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे से प्रेजेंट किए। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत ही सुंदर टॉक सेशन रहा, और हम जितना भी आपका आभार व्यक्त करें उतना कम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मैं मंजू जी का भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने इनसे कनेक्ट करवाया, तो आज हमें इसके बारे में जानकारी भी मिल पाई। मीन्स मेरे पास वाकई शब्द नहीं है। मीन्स मैं इतने मेरे अंदर ऐसे भावना का मीन्स जो अभी स्फोट हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मैं विनती करना चाहूंगा, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप ये सेशन ओपन है, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ करूंगा, आप अनम्यूट करके डायरेक्टली हमारे वक्ता श्री जी को प्रश्न पूछ सकते हैं। कमल जी, एक प्रश्न आया है। आपने मोरों के बारे में बताया, तो क्या मोरपींछ हमें इस्तेमाल करना चाहिए? क्या मोरपींछ से भी इसका कोई कनेक्शन है? उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। सर ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन
मुझे लगता है कि मुझे सच्चाई सामने रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आज इस सच्चाई को छुपाऊंगा तो मैं भी उसका भागीदार बनूंगा। एक हमारे दिगंबर साथी हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च किया है साहब, और रिसर्च का उनका परिणाम ये है कि जानबूझ के मोरों को मारा जाता है, और जो पिच्छी बनती है वो ज्यादातर खरीद के सप्लायर के थ्रू बनती है। ये उनका रिसर्च है, उन्होंने उसको छापा है। उन्होंने वो जो मुझे भी दिया था, लेकिन मैं जिस तरह के साहित्य से जुड़ा हूँ, जो मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, हमने उसको हमारे मैगजीन में पब्लिश नहीं किया। लेकिन मैंने उनकी भावना के कुछ विचार किए। उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, और उन्होंने जो दिगंबर, श्वेतांबर, तेरा पंथ, हनुमान जी के मंदिर में झाड़ा लगाने वाले, माँ देवी के मंदिर में सजावट करने वाले, उन सब लोगों को भी उन्होंने लेटर लिखा है। देखिए, एक तो आप देखिए, अगर मोर कोई पंख झाड़ता है और जो मोर के बॉडी में से खींच के निकाले जाते हैं, उसका एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस होता है, आप समझ जाएंगे। जहां से पंख शुरू होता है उस जगह हमेशा थोड़ा सा मांस लगा रहता है। वो आपको, आप जब किसी लाइट के सामने देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा आपको थोड़ा, नुक वाला हिस्सा डार्क लगेगा। इट मीन्स उसमें मांस रह गया, आपने खींच के निकाला है। और अगर वो अपने आप गिरा हुआ है, जंगल में से विचरण करते समय, जैसा हम एक जमाने में करते थे, पिक किया गया है, उठाया गया है, तो उसको जब आप लाइट डालेंगे तो उसमें वो मांस वाला पोर्शन बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे नीचे से ट्रांसपेरेंट दिखेगा। हाँ ये एक जी। सिंपल फिल्टर है, इस फंडे को सब समझते हैं। लेकिन अब और भी चीजें आ गई है, तो मैं समझता हूं मैं इस पे कोई अपना फाइनल वर्जन नहीं दूंगा, लेकिन विषय यही है साहब। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक प्रश्न आया है डॉक्टर साहब कि आजकल सिटी में कबूतर वगैरह बहुत आते हैं। तो कबूतर को जब दाना डालने की बात करते हैं, तो इस तरह के थॉट्स आजकल चल रहे हैं सबके माइंड में कि वो जो उड़ते हैं, तो उनके फेदर्स वगैरह से कुछ जीव-जंतु वगैरह और उससे काफ़ी डिसीज़ेज़ होते हैं, या अस्थमा वगैरह का या उसका डिसीज़ होता है। तो इसके ऊपर हम जानना चाहेंगे कि क्या सत्य है? मैं दो चीजें कहूंगा। कल हमारे यहाँ पर पक्षी चिकित्सालय में हमारे संस्था के सीनियर मेंबर सौभाग्यमल जी शाह साहब आए थे। उनके साथ भी हमारा डिस्कशन हुआ। वो सिटी में रहते हैं, और जो हाँ हमारी गौरैया बचाओ वाली कार्यवाही थी, रिजर्व बैंक के पीछे एक कॉलोनी है, वहां भी कुछ लोगों ने ये पॉइंट उठाया। एक तो आप ये समझ लीजिए, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले दवाइयों का, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आज की तुलना में 5% ही होता था। हम लोग जब बीमार हो जाते थे, हमारे मम्मी पापा कहते थे इसको कबूतर की हवा खिला के लाओ, ठीक होगा। आप अपना, मेरी जनरेशन के और मुझसे बड़े वाले लोगों से पूछ लीजिए, उस समय तो किसी को अस्थमा नहीं हुआ। नंबर वन, कोई बोलने में किसी बच्चे को तकलीफ होती थी, कोई तुतला के बोलता था, किसी को शब्द क्लियर नहीं होते थे, उसको हमारे मम्मी पापा जनरेशन के लोग, उनके मम्मी पापा जनरेशन के लोग कहते थे इनको पक्षी का जूठा पानी पिला दो। आप पूछ लीजिए किसी से, कोई मना कर देगा क्या? उनको पक्षी का जूठा पानी पिलाया जाता था। उस समय तो कोई बीमारी नहीं हो रही थी साहब। हो क्या रहा है, हम एक्चुअल समस्या को तो पकड़ नहीं पा रहे। एक और बात आपको बताता हूं। मेरे एक साथी हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें इतना हाईटेक वीडियो बनाया हुआ था। एक बीमार बच्चा है, लंग्स खराब हैं, और बीट उड़ती हुई जा रही है, छत पे गिर गई और उसको मर गया बच्चा। मैं समझ गया लाखों रुपया खर्च करके इस वीडियो को बनाया गया है। क्यों बनाया भाई आपने ये वीडियो? ये वो लोग हैं जो जीव दया के नाम पर जीव हत्या को प्रमोट करना चाहते हैं। देखिए, एक बात को मैं एग्री करता हूं, कबूतरों की नंबर बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो जीव इस पृथ्वी पर आ गया, जो भी जीव इस पृथ्वी पर आ गया, उस जीव को खाना खिलाना, उसकी रक्षा करना, उसकी पीड़ा कम करना, ये मानव का दायित्व है। पैदा नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, हम भूखा मरता नहीं देख सकते, हम जहर डाल के मार नहीं सकते कि ये बढ़ गए क्या। अगर गवर्नमेंट किसी भी जीव को बढ़ने पर कंट्रोल का कोई अहिंसक सिस्टम अपनाती है तो उस पर बात करी जा सकती है।
लेकिन ये बात नहीं करी जा सकती कि इसकी बीट के, आप देखिए कितनी गारमेंट फैक्ट्रियां चल रही है, गारमेंट फैक्ट्रिया में सबसे ज्यादा अस्थमा होता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप मास्क लगाए बिना घुसोगे नहीं, कौन लगाता है? कितनी माइंस है, हर माइंस का रिस्ट्रिक्शन है, माइंस एरिया में कोई भी लेबर, कोई भी मालिक, कोई भी इंजीनियर बिना मास्क के नहीं जाएगा। लंग्स पे क्या उसका फर्क नहीं पड़ रहा? वहां कौन ध्यान दे रहा है? जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट हैं, आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट में चले जाइए, कोई प्रोटोकॉल का पालन करता है क्या? वहां डस्ट नहीं उड़ रही क्या? उससे अस्थमा नहीं हो रहा? ये हम सब लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके इनडायरेक्ट रूप से आपको आपकी वैल्यू से तोड़ने का अभियान है। मैं बहुत स्ट्रांगली कहता हूं, मैं कबूतर के बीच में रहता हूं सुबह से शाम तक। परमेश्वर करेगा तो बीमारी होगी, परमेश्वर करेगा तो नहीं होगी। जो लोग कबूतर के बीच में एसी में रहते हैं ना साहब, 24 घंटे, एसी कार, एसी ऑफिस, एसी घर, क्या उनको अस्थमा नहीं हो रहा क्या साहब? उनको क्या लंग्स की डिजीज नहीं हो रही क्या? और इस कोरोना ने बताया कि लंग्स की डिजीज किनको ज्यादा हुई? लेबर को नहीं हुई, बेलदार को नहीं हुई, सड़क पर सोने वाले को नहीं हुई। इसीलिए मैं इस फैक्ट को 100% खारिज करता हूं, और मैं फिर ये बात कहूंगा कि हम लोगों को, जीव दया वाले लोगों को, ऐसे लोगों को खुल के बोलना चाहिए। गारमेंट फैक्ट्री में मैं खुद गया साहब, मैंने कहा कोई प्रोटोकॉल नहीं, जरूरत नहीं। आप चले जाइए ना, कितनी माइंस है हमारे यहाँ तो, आधा राजस्थान यहाँ से मकराना पत्थर और ये वो पत्थर सप्लाई करते हैं। मैं खुद मेरे मकान के लिए लेने गया, मैंने कहीं नहीं देखा। आप बताओ साहब, स्टोन है, स्टोन अंदर जा रहा है, वो तो मेल्ट नहीं हो सकता। बीट तो मेल्ट हो जाएगी, बीट का अगर हवा में उड़ के चला भी गया कुछ हिस्सा, मेल्ट हो जाएगी। ये मेरा जवाब है, मैं समझता हूँ संतुष्टिपूर्ण होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके थॉट्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए शेयर करने के लिए। दर्शकों को डायरेक्टली भी अगर पूछना है कोई प्रश्न तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, जैसे सुलेख जी जैन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो कमल जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय कमल जिनेन्द्र जी, साहब। हाँ, मैं सुलेख जैन बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं कबूतरों को बाजरा डालता हूँ अपनी मंडेर के ऊपर पे, थोड़ा काफी चौड़ी है, 2 फुट की चौड़ी है, उस पर बाजरा डालता हूँ सुबह सुबह। तो कबूतर आते हैं और खा जाते हैं। बहुत छोटा, क्या बाजरा, क्या, क्योंकि कईयों की चोंच देखी है मैंने, जो कहीं जगह पे लगती है तो चोंच मुड़ जाती है कबूतरों की। तो ऐसी केस में क्या करना चाहिए कि भाई उनको कोई ना हो? बाजरा बहुत हाँ छोटा सर। होता है, और सरफेस जो है, ज्वार ज्वार नहीं खाते, ज्वार खाते नहीं है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि उनको जो है ना इंजरी ना हो, इस चीज के बारे में? मैं बताता हूँ साहब, मैं बता देता हूँ आपको। जी। एक तो साहब देखिए, जैसे ही गर्मियों का मौसम आए तो हाँ जी। ज्वार, ज्वार की क्वांटिटी कम कर दीजिए। ज्वार नहीं, गर्मियों में बाजरा हम नहीं खाएंगे, खाली बाजरा, ओनली बाजरा। बाजरा बाजरा खिलाए ना साहब, बाजरा तो ठंडा होता है, बाजरा खिलाइए। देखिए, हाँ, चोंच की छोटे और बड़े से किसी का वास्ता नहीं। अगर आपको ठीक है। लगता है कि ज्वार नहीं खा पा रहा, वो तो साहब मूंग भी खाएगा, मक्का भी खाएगा। उसकी चोंच का, पी का आगे वाले हिस्से से कभी मेजरमेंट मत कीजिए। उनका, वो बने इसी साहब, वो बने यार, इसीलिए हैं। आवाज वो आवाज नहीं पीक आ रही है। करेंगे और डायरेक्ट उसको निकलेंगे। हम्म, सर आप उसकी चिंता ना करें, आपको ज्वार बाजरा मक्का मूंग सब चीजें सर्व करते रहें। गर्मी का हम्म, जब समय आए तो बाजरा कम कर दीजिए, ज्वार दीजिए, मूंग सबसे बेस्ट है। मूंग वो प्रायोरिटी पर हम्म, खाएंगे। मक्का का दाना फिर भी बड़ा होता है, लेकिन ज्वार तो हम्म। एब्सोल्युटली कबूतरों के लिए बना है, उसमें आप चिंता ना करें। नहीं, खाते ही नहीं है, लेके आए वो, नहीं खाया, भाग गए। अच्छा, दूसरा, वो एक इसीलिए नहीं खा दूसरा रहे तो छोड़ो, आप मूंग अच्छा, दीजिए, आप मूंग दीजिए, मूंग खाएंगे। एक्चुअल में क्या है, ज्वार ठीक सब है, जगह अवेलेबल होता है, सब लोग ज्वार डालते हैं, ठीक है, इसलिए वो ज्वार हमेशा सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पर खाते हैं। ठीक है। जी। नरेंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही सुंदर लगा। जैसे कि एमसी ने बताया, इतना मैंने हाँ, रोंगटे खड़े हो गए। तो अरे सवाल ये था कि यहाँ पर पता चला कि ये पक्षियों को घर में दाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका जो आप बता रहे थे ना, पर्यावरण के लिए वो सीड इधर उधर डालते हैं, उससे फायदा होती है। पर
तो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? घर में दाना साहब? हाँ। नहीं सर, मैं तो कहूँगा डालना चाहिए साहब। अच्छा। मैं तो चाहता हूँ कि छत पे हर आदमी अपनी छत पर डाले। अगर आपके पास कोई ऐसे पक्षी आते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर में स्पैरो आती है तो स्पैरो के लिए आप डालिए। अगर आपके घर के छत पर पिजन आते हैं तो पिजन के लिए डालिए। डालना चाहिए साहब, मैं तो इसके सपोर्ट में हूँ, डालना चाहिए। तो उनका माने हम उनका एनवायरनमेंट ऑल्टर चेंज तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे वो डिपेंडेंट हो जाए फिर मरने लगे? सर बहुत अच्छा ये सवाल है, ये असली सवाल है। मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। हम लोग भी जब ये काम करते हैं, आपको पता है राजस्थान में तो गर्मी काफी अच्छी खासी होती है, तो हम लोग यहाँ पर गर्मियों में पानी के परिंदे पॉट जगह जगह लगाते हैं। तो एक फॉरेस्ट के अधिकारी ने भी मुझे कहा कि आप क्या कर रहे हो साहब, आप इनको ऐसा कर रहे हो कि ये डिपेंड हो जाएंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने जैसा इस कॉन्फ्रेंस में बीच में एक बार फिर कहा था कि अगर कोई जीव इस दुनिया में आ गया, उसको खाना देना, उसको पानी देना, उसका दर्द कम करना, उसका इलाज करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हुआ क्या है साहब, ये जो एक्सक्यूज हैं, ये एक्सक्यूज देके आपको जीव दया के काम से रोका जा रहा है। ये डिपेंडेंट नहीं होंगे। पहला क्या है साहब, मुझे एक फॉरेस्ट के अधिकारी ने भी बात कही, एक्चुअल में हमें एक्चुअल सच हमारे वैल्यूज के काम से रोका जा रहा है। देखिए, पानी के नेचुरल सोर्सेज हमने खत्म किए हैं, पक्षियों का काम नहीं है। एनिमल्स के नेचुरल पानी के स्टेज, उनके माइग्रेशन का सिस्टम हमने खत्म किया है। उनकी फूड चेन हमने रोकी है। इसीलिए आज इस सब चीजों को मेंटेन करना ये हमारा काम है। आज हम ये कह के बच नहीं सकते कि हमने जो किया वो कर दिया, अब हम इनको डिपेंडेंट बना रहे हैं, क्योंकि इस अपराध की जिम्मेदारी हमारी है। तो इन जीव जंतुओं को बचाने में योगदान भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इन बहकावों में नहीं आना चाहिए। और हमें हमारे, देखिए हमेशा जब आप अच्छा काम करेंगे, पथ से भटकाने वाले लोग आएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, अपने लेवल पे जो बेस्ट कर सकते हैं आप भगवान के सामने जाइए, आपका जो दिल गवारा करे, मेरे कहने से नहीं होगा सर, वो काम जरूर करिए, दूसरे आदमी कुछ भी कहते रहे। तो मेरा अपना व्यू ये है कि हमें इस काम को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये अपराध हमारा है। पानी हमने खत्म किया, पोखर हमने खत्म किए, कुएं हमने खत्म किए, वाटर लेवल हमने खत्म किया। हाँ हाँ, अब हुआ। मैंने हाँ, अपना ये नंबर भी बहुत चेक अच्छा कर लिया लगा, साहब। क्योंकि हमको डर लग रहा था कि हम नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं सब देखे। तो ये जी बहुत सर अच्छा जी। आपने सुनाया, बताया, बहुत बहुत अच्छा हाँ लगा। एक्चुअली इसका थैंक यू। कारण हमें साहब। जी जी साहब, जी साहब। जी मंजू जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं पूछना तो कुछ नहीं चाहती, क्योंकि मैंने पक्षी घर बहुत अच्छे से देखा हुआ है। पर मुझे मेरे घर का यहाँ पर याद आ गया, जो मैं सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे घर में एक कमल का कुंडा है, बड़ा सा। और जब गर्मी बहुत तेज पड़ती है तो मैं उसमें पानी भर देती हूँ, कमल भी रहते हैं। तो वो इतने सुंदर सुंदर पक्षी आते हैं, छोटे बड़े, पानी पीने, कि मुझे कहीं जू जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और पूरी दोपहर वो नाचते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। और वो जो नजारा है वो इतना सुंदर होता है कि मैं उसको बयां नहीं कर सकती। और किसी दिन अगर पानी वहां पर नहीं है तो वो इतना शोर मचाते हैं, इतना चींची करते हैं कि मुझे उठ के पहले पानी भरना पड़ता है। तो सब लोगों से यही आग्रह है कि सब अपने अपने घरों में पानी जरूर भरें, चाहे वो टब में चाहे बाल्टी में। पक्षी जरूर आएंगे और वो नजारा बहुत अद्भुत होगा। बस इतना ही मुझे कहना है। नहीं अच्छा, जबरदस्त। आपने साहब सच एक्सपीरियंस बताया। जी जी जी, थैंक यू सो मच मंजू जी फॉर शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आज के वक्ताश्री का और सभी दर्शकों का कि आज बहुत ही सुंदर इस टॉक सेशन में आप सब जुड़े, और वक्ताश्री जी ने इतना उनका अमूल्य समय आज जैन टॉक्स के इस मंच के माध्यम से हम सभी को दिया, उस बदल जैन फाउंडेशन की, जैन टॉक्स की पूरी टीम की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे फाउंडर की ओर से भी आपका तहे दिल से धन्यवाद।
बहुत आभार साहब, आपने मौका दिया, सबसे जोड़ा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू साहब। सो इसी के साथ हम आज की स्टॉक सेशन को विराम देते हैं और पुनः अगले शनिवार को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय को लेकर हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा कहना चाहूंगा और जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम, जय जिनेंद्र। थैंक यू।